मैं डॉक्टर प्रमाण झा, संस्कृत MA असिस्टेंट प्रोफेसर, चितनान कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरेल, बेला, मधुबनी। सितंबर प्रारंभ होता है 2/9/2020 ईस्वी। शास्त्री प्रतिखंड अनिवार्य प्रथम पत्र। प्रिय छात्रों, संस्कृत वाङ्मय इतिहास। आगे पाठ ले जा रहा हूँ। आज का विषय है विशाख दत्त। विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस संस्कृत नाटकों में अपनी महत्ता तथा गौरव में अद्वितीय है। यह मुद्रा राक्षस नाटक 7 अंकों में है। संस्कृत के अधिकांश नाटकों की कथा वस्तु प्रणय प्रेम के ऊपर अवलंबित रहती है और कहीं युद्ध के ऊपर। परंतु यह नाटक पूर्णतया ऐतिहासिक होने के अतिरिक्त कूटनीति के ऊपर मुख्यतया आश्रित है। इस दृष्टि से यह एक निस्संदेह बेजोड़ नाटक है। विशाख दत्त स्वयं किसी राजवंश में उद्भूत हुए थे और इसीलिए राजनीति से उनका पूर्ण परिचय पाना स्वाभाविक ही है। इसके रचयिता विशाख दत्त ने प्रस्तावना में अपना कुछ परिचय दिया है। उससे पता चलता है कि इनके पिता का नाम भास्कर दत्त था और पितामह का नाम बटेश्वर दत्त। वत्सराज अथवा वत्सराज किसी देश के सामंत थे। पृथु ने महाराज की पदवी प्राप्त की थी। राजनीति, विशेषतः कौटिल्य अर्थशास्त्र तथा शुक्ल नीति के प्रकांड पंडित होने के अतिरिक्त विशाख दत्त दर्शन शास्त्र, विशेषतः न्याय तथा ज्योतिष के भी पूरे पंडित थे। वैदिक धर्मावलंबी होने पर भी इनका मत उदार था। बुद्ध धर्म को वह आदर की दृष्टि से देखते थे। जैन धर्म के प्रति अवश्य उनकी जो अनास्था प्रतीत होती है
वह उस युग की धार्मिक भावना का एक उद्गार है। रचनाकार रुद्रा राक्षस के रचनाकाल के निर्णय के लिए विद्वानों ने विशेष खोज किया है। भरतवाक्य में एक राजा का नाम आता है जिससे भिन्न भिन्न हस्तलिखित प्रतियों में दंती वर्मा, चंद्रगुप्त तथा अवंती वर्मा बतलाया गया है। इस भरतवाक्य का आशय यह है कि जिस प्रकार भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष के उत्पीड़नों से संतप्त भूतल का उद्धार वराह रूप से किया, उसी प्रकार इस समय मृक्षों के द्वारा उद्विग्न होने वाली पृथ्वी की यह पार्थिव अपने भुजबल से रक्षा करें। एक उदाहरण मृक्षेर युद्धिज्यमाना भुजयुग मधुना संस्कृता राजमूर्ति श्रीमद बंधुभि तिरमवतु महिम पृथ्वी चंद्रगुप्तः। नामों में भिन्नता होना समय के निर्णय में नितांत बाधक है। दंती वर्मा दक्षिण के पल्लव नरेश माने गए हैं, जो 720 ईस्वी के लगभग राज्य करते थे। यदि यह बात सत्य हो तो इस ग्रंथ की रचना 8वें शतक में हुई। डॉक्टर जायसवाल ने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को ही इस भरतवाक्य का विषय माना है। अतः इनके मत से इस ग्रंथ की रचना 400 ईस्वी लगभग हुई। अतः चंद्रगुप्त से मौर्य की सूचना सर्वथा विरुद्ध है। अब अवंती वर्मा जो थे, एक कश्मीर के राजा और दूसरे कन्नौज के। कन्नौज नरेश मौखरी वंश के थे और इन्हीं के पुत्र ग्रह वर्मा के साथ थानेश्वर के महाराज श्री हर्ष की भगिनी राजश्री का विवाह हुआ था। इस नाटक में जो कुछ भी घटना घटती है वह इसी उद्देश्य के अवसर पर करती जाती है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के शासन को दृढ़ बनाने के लिए नंद
नंदवंश नरेश के सुजोग मंत्री राक्षस को मौर्य नरेश का प्रधानामात्य बनाना चाहता है। इस घटना का संयोजक स्वयं आचार्य चाणक्य ही है, जो चंद्रगुप्त के मंत्री पद पर प्रतिष्ठित है। राक्षस को बुद्धिबल से परास्त कर चंद्रगुप्त का मंत्री बनाना चाहता है। आदि से लेकर अंत तक सभी घटनाएं राक्षस के वशीकरण की ओर ही प्रवृत्त हो रही है। घटनाएं बड़ी पेचीदी तथा विच्छिन्न सी प्रतीत होती है, परंतु उनका समन्वय एक ही प्रयोजन की सिद्धि में अनुष्ठित है। विशिष्टता मुद्रा राक्षस नाटक अनेक दृष्टियों से संस्कृत साहित्य में अद्वितीय है। संस्कृत की सामान्य नाट्य धारा की प्रतिकूल इसमें प्रेम कहानी का ही नितांत अभाव नहीं है, प्रत्युत इसमें प्रणय का वातावरण भी नहीं है। इस नाटक में नायिका का एकदम अभाव है। न नाटक के वातावरण को स्निग्ध तथा ललित बनाने वाले विदूषक का ही कहीं पता है। सच तो यह है कि यह नाटक आदि से लेकर अंत तक ओजस्विता और ऊर्ध्वस्वरता के ऊपर एकांततः आश्रित है, और इसीलिए इसका नाटकीय वातावरण पूर्ण रूप से तेजस्विता से ओतप्रोत है। इस नाटक में कोई भी स्त्री पात्र नहीं है। केवल सप्तम अंक में चंदन दास की पत्नी का प्रवेश अवश्य होता है, परंतु वह नाटक के मुख्य कार्य में किसी प्रकार की सहायता नहीं देती। वह चंदन दास के चरित्र की उत्कर्ष को बतलाने के लिए ही रंगमंच पर लाई गई है। स्त्री पात्र के अभाव में तथा हास्य रस के उत्पादक विदूषक की अनुपस्थिति में भी इस नाटक में रोचकता तथा आकर्षण कम नहीं है। कवि का कथानक ही इतना पेचीदा तथा गहरा है कि दर्शक की जिज्ञासा न कहीं शांति होती है, न उसका कौतुक हल कहीं अवसान को प्राप्त कर सकता है। पूरे नाटक भर में चाणक्य तथा उसका प्रतिस्पर्धी राक्षस एक दूसरे को अपनी कूटनीति की परास्त करने की गरज से इतनी घटनाओं का विन्यास कर देते हैं कि आपाततः वे सब विच्छिन्न और श्रृंखल प्रतीत होती है।
बुज्रा राक्षस निसंदेह संस्कृत साहित्य में एक अपूर्व सफल नाटक है। इसके विषय में आलोचकों के बीच दो मत हो नहीं सकते। कथा वस्तु: इस नाटक में 7 अंक हैं। इस नाटक को जीवन प्रदान करने वाला पात्र वस्तुतः चाणक्य हैं। उसने नंद वंश का नाश कर अपने पूर्ण भक्त श्री चंद्रगुप्त मौर्य को राज सिंहासन पर बैठा तो दिया अवश्य, परंतु नंद राज की भक्तिनिष्ठ अमात्य राक्षस को अपने पक्ष में लाकर चंद्रगुप्त का उसे मंत्री बनाना चाहता है। प्रथम अंक में चाणक्य को अपने गुप्तचरों से पता चलता है कि कुसुमपुर में तीन व्यक्ति राक्षस के प्रिय पात्र है। छपनक दिवसीजी जो वस्तुतः चाणक्य का ही गुप्तचर है, कायस्थ शकरदास तथा मणिकान श्रेणी चंदन दास, जिसके घर पर राक्षस अपने कुटुंब को रखकर नगर से बाहर चला जाता है। बुज्रा राक्षस नाम का भी रहस्य इस घटना में छिपा हुआ है। द्वितीय अंक राक्षस की कूटनीति की आरंभिक पराजय का प्रथम निदर्शन है। गुप्त को मार डालने की गहरी योजना राक्षसों ने अपने गुप्तचरों की सहायता से तैयार की थी, परंतु चाणक्य की जागरूकता के कारण वह योजना खिलने नहीं पाती। गर्मी लगे में राक्षस को अपनी योजना की विफलता का पता चलता है। नंदवंश के सिंहासन पर मलय कीट को ही चंद्रगुप्त को हटाकर बैठाना चाहता है। पंचम अंक इस नाटक की गर्भ संदिग्ध है। षष्ठ अंक में राक्षस चंदन दास की प्रवृत्ति जानने के लिए कुसुमपुर में लौट आता है। एक पुरुष से भेंट होती है जो उसे चंदन दास को फांसी देने के लिए बद स्थान पर लाते हैं, जहां उनकी धर्मपत्नी अपने पुत्र के साथ अपने भी घर जाने की घोर प्रतिज्ञा पति से सुनाती है। सप्तम अंक में चांडाल चंदन दास को अपने मित्र की इस घोर विपत्ति से बचाने के लिए जो उसी के परिवार से रखने से आई हुई थी, राक्षस स्वयं उपस्थित हो जाता है और चाणक्य के सामने उसका
वंशवध सुहृद बन जाता है। यह अंतिम घटना चाणक्य की विशाल कूटनीति, गहरी चाल तथा असाधारण बुद्धि के ऊपर एक मनोरंजक भाष्य है।